अगेन बचपन में थोड़ी थोड़ी सी चीजें बताई जाती हैं. सो चैप्टर नेम इज हीट ट्रांसफर. आइडियली तीन चीजें हैं जो तुमने सुना होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कन्वेक्शन इज नॉट इन आवर सिलेबस, बट थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज लिखते जाते हैं, थोड़ा सा कहानी की क्या क्या है. हमें दो चीजें मेजरली पढ़नी है, कंडक्शन एंड रेडिएशन. बट ओके, सारी चीजें एक बार सुन लो कि क्या क्या है. तो हीट ट्रांसफर, एक जगह से दूसरे जगह हीट कैसे कैसे ट्रांसफर होती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या फॉर्म. तो कंडक्शन है, एक कन्वेक्शन है. तुम सीधे सीधे पहला कंडक्शन लिखो, उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, और फिर तीनों की डेफिनेशन लिखने के बाद हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. एंड थर्ड वन इज रेडिएशन. तो हमारे सिलेबस में एक्चुअली ये नहीं है, मतलब इसका कोई मैथमेटिकल चीजें नहीं है. ओके, तो अच्छा एक मिनट, आई होप सबको ये सब पता होगा. वैसे कंडक्शन कैसे होता है, किसी को थोड़ा थोड़ा सा आइडिया है क्या कि हाउ डज द कंडक्शन हैपन? मतलब कि हम जब, हाँ, कांटेक्ट में होता है एंड, और थोड़ा डिटेल फिजिक्स के, हॉट से कोल्ड में ये भी हो गया, बट कैसे होता है, मतलब मॉलिक्यूल वाइब्रेशन. सो मेजरली कहानी है कंडक्शन जो होता है वो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन. एक मॉलिक्यूल उठ के दूसरी जगह नहीं जाता है. ये अगर मैंने एक गैस लगाई और वहां पे कुछ एक चीज रखी है, एक रॉड रखी है, तो मॉलिक्यूल गर्म होते हैं तो उनकी वाइब्रेशन ज्यादा करने लगते हैं, वो उससे बगल वाले को एनर्जी देते हैं, इससे बगल वाले को देते हैं, एंड दैट्स हाउ द हीट गेट्स ट्रांसफर, है ना. सो एक एक लिखते जाते हैं. सो राइट डाउन, क्या फर्स्ट इज कंडक्शन. सो क्या लिखना है, लिख लो यार अपने हिसाब से, क्या लिखोगे बताओ ना. बचपन में एक लाइन नहीं लिखाई जाती है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट एंड ये सब कहानी नहीं. द मोड इन विच heat energy is getting transferred, the mode in which heat energy is getting transferred without actual motion of particle or molecule, without heat energy is getting transferred without any actual motion of molecule. समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है? गर्म किया, वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा, वो बगल वाले को धक्का मारेगा, फिर वो बगल वाले को मारेगा, वो बगल, समझ में आ रहा है ना कि कहानी क्या हो रहा है? विदाउट एनी एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल और मॉलिक्यूल, जो भी. हाँ, क्या द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस. अब ये दो अलग सरफेस नहीं है, ये भी हो सकता है मॉलिक्यूल वाली चीज, है ना. मतलब इससे हम दूसरी चीज टच कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है. मतलब इन जनरल भी तो हो सकता है. आप यहाँ पे तुम इसको गैस पे रखो, ये भी तो गर्म होता जाता है धीरे धीरे, है ना. तो वो किसी उसके लिए भी बात हो रही है. मतलब बाद में यही होता है, अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो यहाँ से हीट उसमें वैसे ही जा रही है, बट नॉट नेसेसरली कि हमेशा दो अलग अलग बॉडीज हो. सिंगल बॉडी में भी हो ही जाता है कंडक्शन. मतलब मोशन और मॉलिक्यूल का मूवमेंट नहीं हो रहा है ना. मॉलिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं और इसलिए आगे हीट जा रही है. सेकेंड इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन में क्या होता है? हवा में कुछ तो हीट, और थोड़ा सा बेटर ना ऐसा, हवा में तो जीवन चल. हाँ ओके, कन्वेक्शन कैसे होता है? वेरी गुड, कूल. सो कन्वेक्शन जैसे हम पानी को गर्म करते हैं प्रैक्टिकली. ये सॉलिड वाले पार्ट को हटा दो. जब हमने पानी गर्म किया तो कहने से सबसे पहले नीचे वाली लेयर हमारी गर्म होगी जहां पे वो कांटेक्ट में है. तो जैसे ही मॉलिक्यूल हमारे गर्म होते हैं, तो हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में कि डेंसिटी कम हो जाती है. रो इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी. याद है सर? आप ही को याद है ये सब, हमें कहाँ ये सब. ये फॉर्मूला ऐसे जाना पहचाना लग रहा है किसी को कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है. तो अगर मैंने सपोज किसी लिक्विड को रखा गैस पे, तो कहने से जैसे ही ये गर्म होगा, यहाँ के मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम होगी. लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि अगर ऊपर वाले मॉलिक्यूल की डेंसिटी ज्यादा है और नीचे गर्म करने की वजह से कम हो गई, तो कहने से ये मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएंगे और जो हैवी डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल है वो नीचे आएंगे. फिर ये गर्म होंगे, फिर ये ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे आएंगे. तो कहने से यहाँ पे एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है, बट इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर. कहीं पे भी रैंडमली नहीं भाग रहे हैं, है ना. तो कन्वेक्शन में क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं बट इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर. सो राइट डाउन द कन्वेक्शन का डेफिनेशन. द mode in which
heat energy is getting transferred with restricted motion of molecules. Heat energy is getting transferred with restricted motion of molecule. With restricted motion of molecules, है ना? And last one is radiation. Third mode of heat transfer is called radiation. या रेडिएशन का बहुत सिंपल सा फंडा है, उसको मीडियम से फर्क नहीं पड़ता। सन से हमारे पास रेज आ रही है, बीच में बहुत सारा पार्ट है जहां पे कुछ है ही नहीं, नो मीडियम, नो वैक्यूम है, लिटरली वैक्यूम है, बट हीट इज कमिंग फ्रॉम देयर। सो वो ईएम वेव्स होती है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। ये एक सेपरेट चैप्टर ही है, बट रेडिएशन कैसे हो रहा है वो हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में, बट अदरवाइज ईएम वेव की कहानी एक सेपरेट चैप्टर है। तो यहां पर रेडिएशन में लिख लो द मोड इन विच heat energy is transferred, the mode in which heat energy is transferred without any actual requirement of medium only. Transferred without any requirement of medium only. इसमें लिख लो full stop. The heat energy moves in form of electromagnetic waves. The heat energy moves in form of EM waves बोलते हैं इसको, electromagnetic waves। मतलब इसको मीडियम से लेना ही देना नहीं, मतलब विदाउट मीडियम ऑल्सो का मतलब ये नहीं है कि मीडियम होगा तो ये मना कर देगा, है ना। इट इज इंडिपेंडेंट, मीडियम है या नहीं है इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं इनको। मतलब जैसे माइक्रोवेव होता है ना, जैसे एक्सरे होता है, जब एक्सरे कराया जाता है, या MRI होता है, ये सब टाइप ऑफ जो वेव्स होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कैटेगराइजेशन है। इसको जनरलाइज्ड वे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। यहाँ तक सही कहानी। तो इसमें सेकंड पार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, इसकी बातें हम नहीं करेंगे। हमारे लिए अब दो पार्ट है इस चैप्टर के, वन इज कंडक्शन कैसे होता है, वन इज रेडिएशन कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट विच इज कंडक्शन, जो हमें सॉलिड्स में होता है। प्राइमरली कंडक्शन हैपेंस इन सॉलिड्स, और उसको हमें डिस्कस करना है। तो पहले एक बेसिक फील पूछ रहा हूं तुमसे कि क्या है यार, अगर मेरे पास एक रॉड है और मैंने उसको गैस पे एक एंड को गर्म कर रखा है, ठीक है। आइडिया समझना कि क्या होता है। इनिशियली एक रॉड लेकर आए, सपोज उसका एक कुछ सर्टेन टेम्परेचर था, मैंने यहां पर उसको आग लगाई। यहां पर आग लगाई का सिंपल मतलब ये है कि मैं उसको लेट्स से 10 जूल पर सेकेंड की हीट दे रहा हूं, ठीक है। एक जगह पे मैंने उसको गर्म करना स्टार्ट करा, मैं इसको हीट दे रहा हूं। अब हीट अगर दे रहा हूं, इवेंचुअली क्या होता है, अगर तुम ध्यान दो, धीरे धीरे हर एक पार्ट का टेम्परेचर बढ़ता है। अगर तुमने नोटिस करा हो, या अगर कोई फिर से अभी यूटेंसिल्स पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो किसी अलग चीज के बने होते हैं, बट अगर मेरे पास एक सिंपल एक स्टील की रॉड या आयरन की रॉड लो, उसको एक जगह पे तुम गर्म करो, उधर से तुम सप्लाई दे रहे हो, क्या ऐसे धीरे धीरे हर एक पार्ट का टेम्परेचर गर्म होना स्टार्ट होता है। मतलब हीट होता कैसे है, ट्रैवल वो समझते हैं। हीट यहां से जा रहा है ऐसे, अब हर एक छोटू पार्ट कुछ एक हीट अपने पास रखेगा क्योंकि उसको अपना टेम्परेचर बढ़ाना है, और वो आगे भेजता जाएगा। इसने कुछ हीट रखी और आगे भेज दी, फिर इस पार्ट ने कुछ हीट रखी, इसने अपने पास रखी, आगे भेज दी, फिर इसने भी रखी, कुछ आगे भेज दी इवेंचुअली। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होता है कि भाई मैं हीट दे रहा हूं तो उसका टेम्परेचर 1 लाख केल्विन पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। मतलब एक जगह पे आके हर एक पार्ट को पता है मुझे अपना टेम्परेचर इतना बढ़ाना है क्योंकि मुझे इतनी हीट मिल रही है। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है समझना ध्यान से, जब स्टेडी स्टेट आ जाती है, और हम सिलेबस में हमारे यही है, हम जब तक स्टेडी स्टेट नहीं आएगी हम उसके बीच की बातें नहीं करते हैं। तो जब स्टेडी स्टेट, देखो जब तक स्टेडी स्टेट नहीं आती तो क्या हो रहा है, ये कुछ पार्ट रख रहा है, आगे भेज रहा है, रख रहा है, आगे भेज रहा है, रख रहा है, आगे भेज रहा है। एज सून एज द स्टेडी स्टेट रीचेस, हर पार्ट को पता है भाई मुझे अपना टेम्परेचर इतना पहुंचाना है। सपोज यहां पर, ये एक और बेटर बताता हूं, सपोज मेरे पास एक रॉड है, उसके इस एंड को केवल मैंने यहां पे रखा 100 डिग्री सेल्सियस पे, और इस एंड को मैंने फुल आइस पे रखा है और मैंने मेंटेन किया है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। मैं एक बाहर से रॉड लाया जिसका टेम्परेचर था, पूरी रॉड का था 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने उसको यहां 100 रखा, यहां 0 रखा। तो हर एक पार्ट कुछ हीट लेगा,
और आगे भेज देगा, कुछ लेगा आगे भेज देगा, कुछ लेगा आगे भेज देगा। यहां का टेम्परेचर 100 मेंटेन्ड है, यहां का 0 मेंटेन्ड है, तो कहने से यहां का टेम्परेचर इस पार्ट का हो सकता है 80 हो, इसके आगे वाले पार्ट का 60 हो सकता है यहाँ का 40 हो, यहाँ का 20 हो और यहाँ का 0 हो। तो हर पार्ट को पता है एज सुन एज द स्टेडी स्टेट रीचेज कि मुझे यहाँ का टेम्परेचर 60 करना है, 80 करना है, यहाँ 60 करना है, 40 करना है, 20 करना है। तो जब तक ये नहीं पहुंचेगा तो ये कुछ पार्ट हीट रख रहा होगा, कुछ आगे भेज देगा, ये रख रहा होगा, कुछ आगे भेज देगा। तो एज सुन एज द स्टेडी स्टेट रीचेज, फिर जितनी हीट तुम दे रहे हो वो सारी निकलेगी और सराउंडिंग में निकलती चली जाएगी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कहानी क्या है कि हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट हो रहे हैं, उसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है। एवरी सिंगल पार्ट विल नो कि उसको इतना टेम्परेचर पहुंचाना है, उसके लिए क्या हो रहा होगा, बीच में कुछ पार्ट रख रहा होगा हीट का, कुछ आगे भेज रहा होगा। बट एज सुन एज द स्टेडी स्टेट रीचेज, मतलब एवरी सिंगल पार्ट का टेम्परेचर हमारा फिक्स हो जाएगा और उसके बाद जितनी हीट उसके पास आ रही है उतनी भेजता जाएगा, जितनी आ रही है उतनी भेजता चला जाएगा। क्या यहां तक कहानी समझ में आ रही है? श्योर? आइडिया समझ में आ रहा है कि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है ना? ऐसा नहीं होगा कि तुम गर्म कर रहे हो वो जीवन भर गर्म ही होता चला जाएगा क्योंकि हीट दे रहे हो, तो वो हीट ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए चैप्टर का नाम है हाउ द हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, और वही हमें स्टडी करना है। श्योर? पक्का? यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखो, सो कंडक्शन इज द हेडिंग डाल दो। और भाई साहब हाँ, तुम्हें बहुत जरूरत है बाहर जाने की, गो जल्दी जा। ये चक्कर में क्यों क्यों सुबह सुबह तो सही था तू, अभी ऐसी हालत क्यों हो रही है? ये सबके साथ सेम कहानी क्या? रात को थोड़ा लेट सोया यार, सुबह सेकंड क्लास होती तब भी तुम्हारी यही स्टेटमेंट होता है, पहली क्लास में तो और बुरी हालत है मेजॉरिटी लोगों की। ये कंबाइंड जागते हो क्या तुम लोग? हाँ, वो आजकल जो स्टार्ट हुआ है वो भजन क्लबिंग, उसमें जा रहे हो क्या किसी में? जैसे अभी कुछ आजकल, हाँ एक नई फैंसी चीज चालू हुई है, इस क्लबिंग, बट दे डू ओनली भजन देयर। नहीं सुना? भजन मतलब भजन यार, हाँ? अबे लेकिन हाँ मतलब बहुत पहली क्लास में तो ऐसे आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है भाई साहब। ओए तेरे को भी बहुत नींद आ रही है? अबे तेरे को नहीं यार, हर जो लोग गिल्टी होते हैं ना इनको खुद ही लगता है सर चोर। हाँ भाई, तो बहुत सारे लोग, प्लीज तेरे को भी आने लगी है। अबे 8 बज गए ना, निकल गए ना, 8 बज गए ना। आधा घंटा वो क्रूशियल होता है। ये ट्रांसफर कितने में खत्म होगा? अभी आज खत्म कर दे, तू बोलते मैं तो मेरे हो गया है। अभी जितना भाई ना तुम लोग, जैसे एक्साइटमेंट तुम्हारा एक तो 0 होता है, ये क्या है? अबे फिर अगला चैप्टर आएगा, फिर सेम कहानी होगी यार। देखो मैं बताऊं, ये वाले जो चैप्टर्स है इनका प्लस पॉइंट क्या है, मैकेनिक्स पूरा इंटर रिलेटेड है, तुम्हें आइडियली अच्छा करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर तरीका। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं यार, इसके बाद एसएचएम ही है। सो मोस्टली मुझे लगता है अगली क्लास में खत्म कर दूंगा मैं, शायद नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा, उसके अगली क्लास में। यार मुझे लग रहा था ये हो गया, तुम्हें एक क्लास एक्चुअली पिछली बार तुम्हारी क्लास नहीं हुई ना, पिछले वीक, क्योंकि तुम मजे कर रहे थे इसलिए तुम्हारी क्लास मिस हो गई। ओके राइट डाउन, ओए सो राइट डाउन, कंडक्शन में पहले स्टेडी स्टेट लिख लो। यार ये सब मत पूछा करो यार मेरे से यार, तुम्हें बताया गया होगा ना सिलेबस, हीट एंड थर्मो, तो फिर मतलब ये नहीं आएगा फिर। हाँ ये नहीं आएगा क्योंकि हाँ मतलब वो समझ लो वो आ जाएगा। हाँ क्योंकि मुझसे पूछा गया था, मैंने बोला था हीट थर्मो कंप्लीट हो गया है। हाँ सो रेफ्रिजरेटर तक समझ लो। ओके सो राइट डाउन, इसमें कंडक्शन हेडिंग डालो और स्टेडी स्टेट डालो, ये स्टेटमेंट लिख लो बस एक बार। स्टेडी स्टेट एट द स्टार्ट, स्टेडी स्टेट में एक लाइन लिखो, एट द स्टार्ट each part of the rod, at the start each part of the rod absorbs, each part of the rod absorbs as well as transfer heat to the neighboring molecules. At the start each part of the rod absorbs
as well as transfer heat to the neighboring molecules. Full stop. At the steady state, the absorption by different part of the rod at steady state नहा के आ गया क्या तू? ऐसे ऊपर बटन बंद करके ऐसे अब तो at steady state the absorption by different part of the rod stops at the steady state starting से नहीं at the steady state absorption by different part of the rod stops and only transfer और ब्रैकेट में को कंडक्शन, और यही हमें पढ़ना है. एट द स्टेडी स्टेट डिफरेंट पार्ट ऑफ द रॉड एब्जॉर्प्शन बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द रॉड स्टॉप्स एंड ओनली ट्रांसफर ब्रैकेट में लिखो कंडक्शन. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टेक्स प्लेस. ब्रैकेट बंद. टेक्स प्लेस. हाँ, तो स्टेटमेंट समझ में आ गया ना. अब हम क्विकली अब हम स्टेडी स्टेट के बाद वाली चीजें डिस्कस करेंगे, जहां पर हीट जितनी दे रहे हैं हर एक जगह का टेम्परेचर जो पहुंचना चाहिए वो पहुंच चुका है ना. कि यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का T2 है, यहाँ का T3 है. तो अगर मैं बोलूं स्टेडी स्टेट में dt अपॉन dt, समझो x के हिसाब से इट विल बिकम 0. अंडरस्टैंड आइडिया कि क्या हो रहा है. सो स्टेडी स्टेट में हम ये बोल रहे हैं कि जब हीट एक जगह से आ रही है, हर एक छोटू पार्ट ऑफ द रॉड, अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि यार यहाँ से यहाँ हीट कितनी जा रही होगी, क्या हो रहा होगा, किस हिसाब से वेरी करती है. कि मैंने यहाँ 100 रखा है, यहाँ पे 0 रखा है, तो अलग अलग जगह के टेम्परेचर क्या होंगे. बट एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एज सून एज द स्टेडी स्टेट रीचेज, जितनी हीट एक जगह से आ रही है वही हीट हमारे पास दूसरी जगह पहुंचती चली जाएगी. तो समय के साथ अलग अलग पार्ट ऑफ एक्स का जो टेम्परेचर है, कहना है वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना. उसका इवेंचुअली एब्जॉर्प्शन एवरी सिंगल पार्ट का रुक जाएगा, वो 0 पहुंच जाएगा. और वो हमें अब स्टडी करना है. कहानी समझ में आ रही है हम क्या स्टडी करने वाले हैं. तो जो लास्ट में चीज लिखी है, यू कैन राइट एट स्टेडी स्टेट दिस विल हैपन कि dt अपॉन dt, कैपिटल T हम राइटिंग फॉर द टेम्परेचर, छोटू t हम राइटिंग फॉर द टाइम, और ये x हम राइटिंग कि यार ये अगर रॉड है तो किसी एक जनरल x वाली जगह का जो टेम्परेचर है वो कुछ भी होगा, इवेंचुअली वो कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, पक्का. राइट डाउन पहला फॉर्मूला एंड एक्चुअली काइंड ऑफ द ओनली फॉर्मूला इन कंडक्शन जो अपने को पढ़ना है. सो राइट डाउन द हेडिंग एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन फॉर कंडक्शन. Experimental derivation for heat transfer through conduction. Experimental derivation of heat transfer through conduction. सपोज मेरे पास एक रॉड है जिसका टेम्परेचर एक एंड, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अब ये रॉड का टेम्परेचर एक जगह का मैंने मेंटेन किया हुआ है. यहां का T1, यहां का T2. T1 अगर बड़ा है T2 से तो कहना से हीट हमारी जो जा रही होगी वो ऐसे जा रही होगी. पक्का. तो जो रेट ऑफ, और ये कंटिन्यूअसली जा रही है, तो यहां पे हम वर्ड क्या यूज करते हैं, dq अपॉन dt. q इज द हीट ट्रांसफर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हाउ मच with what rate heat is getting transferred from one part to another part of the rod. क्या देखा गया, जो हीट ट्रांसफर हो रहा है. अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल अपॉन सेकेंड. एक सेकेंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. क्या देखा गया, ये प्रोपोर्शनल होता है जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है. इसीलिए एक्सपेरिमेंटल लिखा है. कहां से आया, ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेगा और व्हाट दे रियलाइज कि जो हीट ट्रांसफर हो रहा है यहां से यहां जाने में वो इसके प्रोपोर्शनल है. व्हाट दे रियलाइज कि जो हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के प्रोपोर्शनल है. जो रॉड है, हीट हमारी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके परपेंडिकुलर वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, तो ये हमारा प्रोपोर्शनल होता है ए के. जो हीट ट्रांसफर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के. यहां तक सही, पक्का. इन सबको जब कंबाइन करा तो हमारे पास जो इवेंचुअली प्रोपोर्शनैलिटी आ रही है
कि रेट एट विच हीट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू T1 T2 एरिया एंड अपॉन L। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया जाता है तो वहां पर एक नया टर्म आता है विच इज कॉल्ड एज K। समझना, अब रॉड अलग अलग मटेरियल की बनी होगी, एल्यूमिनियम, कॉपर या अलग अलग, तो कहना है इसे हर मॉलिक्यूल की एक टेंडेंसी होगी कि कितनी जल्दी ट्रांसफर कर सकता है। इसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो जो फॉर्मूला अपने को रट्टाफिकेशन करना है वो हम इसी फॉर्म में याद रखेंगे, Ka डेल्टा थीटा विच इज टेम्परेचर का डिफरेंस अपॉन L। द फॉर्मूला जो अपने को याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस, जहां पे क्या क्या चीज है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, लेंथ ऑफ द रॉड है, इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन याद रखना, जिस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर हो रही है उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया। मतलब अगर यहां टेम्परेचर T1 है, यहां T2 है, हीट अगर ऐसे जा रही है, इसको ऐसे काटो बीच में, और जो तुम्हें शेप दिख रहा होगा उसका एरिया इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कैपिटल ए। लेंथ तो समझ में ही आ गई है। लास्ट चीज है K। K इज द मटेरियल का प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड, या हम जनरल लैंग्वेज में कंडक्टिविटी वर्ड यूज कर देते हैं, बट इट इज कॉल्ड एज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड। कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, मतलब सो प्रैक्टिकली मटेरियल का मतलब यह है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सारी कहानी समझ में आ रही है इज्जत से? श्योर, पक्का? यूनिट आई गेस निकाल ही लोगे। अच्छा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ K? अगर मैं पूछूं एक बार, कोई बिना पेन चला एक बार बताओगे कि इसकी यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट सोच के बोलो कि क्या होगी, सामने फॉर्मूला लिखा है, ऐसा यूनिट बोलना। हाँ, अरे मतलब यूनिट L/T यूनिट थोड़ा होती है। सामने फॉर्मूला लिखा है यार, एक बोला ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोलेगा? हाँ, ओके, फेयर इनफ। तो मैं थोड़ा सा बेटर बोल रहा हूं। जूल पर सेकेंड को हम ऐसा यूनिट में कुछ और भी बोलते हैं। व्हाट इज दैट? पावर। जूल पर सेकेंड पावर, पावर की यूनिट वॉट। तो रादर देन राइटिंग जूल पर सेकेंड यू कैन राइट दिस थिंग एज व्हाट? W। हमें K की यूनिट बतानी है। एरिया की मीटर स्क्वायर होगी, ये मीटर है तो एक मीटर कैंसिल हो रहा है ना, तो यहां डिवाइड होने पर एक नीचे मीटर आ रहा है, राइट? ये है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस विच इज केल्विन। तो ऐसा यहाँ इसकी क्या होती है, ये वाली है ना, या फिर उसको -1 करके फैंसी फॉर्म में लिखना है तो मीटर -1 K -1। पक्का? यहां तक आने क्लियर है? श्योर, जीरो तकलीफ? पक्का? अब यार एक बहुत टेल मी फर्स्ट, इज देयर एनीवन जिसने ओम्स लॉ नहीं सुना है? V = IR। क्या सबको थोड़ा सा आइडिया है क्या ओम्स लॉ का? हाँ है? पक्का? यहां पे V क्या होता है? वोल्टेज होता है, बट थोड़ा सा और बेटर वे में क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? तो रियलिटी में ये V नहीं है, ये हमेशा चेंज इन पोटेंशियल है, विच इज पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। R क्या है? अब ये क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि एक एनालॉजी दे रहा हूं जहां पे अगर तुमने ये सुना, ये सारे प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी में सेम रिपीट होंगे, जहां पे ये सारी चीजें एग्जैक्टली एज इट इज आएंगी। एवरीवन नोज कि यहाँ पे जो R होता है रेजिस्टेंस, हम उसको बनाते ऐसे हैं, बट रियलिटी में वो एक वायर ही होता है, लाइक दिस। इस वायर को छीलोगे तो ऐसा दिखेगा, सिलेंड्रिकल वायर। यहाँ पे R का एक और फॉर्मूला पढ़ाया जाता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी। R = वो किसी को याद है क्या? वेरी गुड, ρL/A। कोई एक और चीज बताएगा, एक लास्ट। L तो लेंथ हो गई, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या इतनी चीजें पता है क्या सबको? और जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो मतलब अगर एक जगह का पोटेंशियल V1 है और एक जगह का पोटेंशियल V2 है, अगर V1 की वैल्यू V2 से बड़ी है, अगर V1 V2 से बड़ा है तो करंट लेफ्ट टू राइट जाएगा या राइट टू लेफ्ट? मतलब ऐसे, मतलब लेफ्ट टू राइट। सो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। क्या ये सबको कहानी समझ में आती है इतनी सी?
कितना फ्लो होता है, तो I इज इक्वल टू होगा V1 माइनस V2 अपॉन R। सो क्या ये समझ में आ रहा है कि I को अपन लिख सकते हैं V1 माइनस V2 अपॉन R। यहां तक सही है कहानी? पक्का? अब इसको एज इट इज रिपीट करने वाला हूं यहां पर। अब समझना ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जो समझाना चाह रहा हूं। अब एनालॉजी का पर्पस क्या है? क्योंकि हमें बचपन में रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल सिखाया गया है कि ये भी पता है ना, अगर दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है तो होती है 1/R वाला। अगर सीरीज में होते हैं तो क्या सेम होता है? मतलब एक करंट सेम होता है ना। अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस, अगर तुम्हें लिखना हो तुम बाद में लिख लेना, अगर ये R1 है और R2 है, अगर करंट यहां से चला तो कहने से वो दोनों में सेम जाएगा, है ना। तो हमारे पास उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है R1 प्लस R2। अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है लाइक दिस, तो क्या सेम होता है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। बेटर तरीका कहने का क्या है कि अगर यहां का वोल्टेज और V1 और V2 है तो दोनों रेजिस्टेंस V1 और V2 के बीच में, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो हम बोलते हैं वहां पे फॉर्मूला ये वाला काम करता है। यार प्लीज किसी को अगर डाउट हो मैं थोड़ा सा और डिटेल में जा सकता हूं, बट मोटा मोटा सुना हुआ है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये सब हम बहुत डिटेल में करेंगे। यहां पर मैं कुछ चीजें एनालॉजी के फॉर्म में तुम्हें इजियर करना चाह रहा हूं। नहीं बताता तो भी चल जाता, बट ये मच इजियर हो जाता है ये समझाना। यहां तक सही है? पक्का? नो तकलीफ? अब देखो ध्यान से, अब इस चीज को हम लिखेंगे कैसे? तो हमारे लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है dq/dt जो हमने निकाला है। वो हमारे पास फॉर्मूला ध्यान से देखो, ये लिखा है KA T1 माइनस T2 अपॉन L। अच्छा एक और चीज, सॉरी, ये जो होता है ना, यहां पर है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहां पे रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? वेरी गुड, कूल। सो ये होता है, इसको हमें ऐसे भी लिखा है। अच्छा, कंडक्टिविटी का सिंबल होता है सिग्मा, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब। अब देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख रहे हैं। इसको लिख रहा हूं मैं T1 माइनस T2 अपॉन RTH। बताता हूं कि क्या है। जहां पे RTH हम बोलना चाह रहे हैं, इस K को मैं नीचे L के नीचे चिपका रहा हूं। तो यहां पे जो मैंने लिखा है RTH, ये RTH का मतलब है थर्मल रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। अगर K को मैं नीचे चिपकाऊं तो RTH को मैं L अपॉन K लिख सकता हूं। पक्का? ध्यान से देखो ये फॉर्मूले को और इसको ऑब्जर्व करो एक बार। L का काम L कर रहा है, एरिया का काम एरिया कर रहा है। जो काम यहां सिग्मा कर रहा है ये था कंडक्टिविटी, यहां पर K का काम कौन कर रहा है? थर्मल कंडक्टिविटी, सेम चीज है। जो काम यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कर रहा था, कहने से वो यहां पे काम कर रहा है टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो हमारा ये जो करंट होता था, इसको हम इसीलिए इस सिंबल को हम हीट करंट भी बोलते हैं। ये जो चीज है इसको हम वर्ड यूज करते हैं हीट करंट। अगेन ये एनालॉजी है। हीट करंट, वहां पे I जो होता था, ये जो करंट है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता था dq/dt। वो बिल्कुल अलग अलग चीज है, डोंट गेट कंफ्यूज किए। ये केवल एक एनालॉजी बता रहा हूं। दिस इज कॉल्ड एज हीट करंट इज इक्वल टू, वो है V1 माइनस V2 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R के बराबर। ये है T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन R। अब यहां पर, वहां पे रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होता था, यहां पे RTH हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। नाम समझ में आ रहा है क्यों चेंज करते जा रहे हैं? क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज नहीं है, इट जस्ट एन एनालॉजी। यहां तक सही? वो था रो एल अपॉन ए, या रो को लिख दो 1 सिग्मा, तो L अपॉन सिग्मा ए। तो यहां पर वो RTH देखो क्या आ रहा है, L अपॉन रो की जगह है थर्मल कंडक्टिविटी A। क्या बिल्कुल सेम कहानी समझ में आ रही है? सिमिलर वर्ड के फॉर्म में। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे यहां के सीरीज पैरेलल पता है। मतलब जो ये रॉड बनाई है, दिस रॉड कैन बी ट्रीटेड, दिस रॉड कैन बी ट्रीटेड लाइक अ रेजिस्टेंस हुज टेम्परेचर, एक एंड का T1 एक एंड का T2, इसकी रेजिस्टेंस को RTH बोल रहे हैं। और इसके लिए हम ये फॉर्मूले चिपका सकते हैं डायरेक्टली कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, जहां पर टेम्परेचर कम है, वहां पे करंट फ्लो होगा जिसको हम हीट करंट बोलेंगे, जिसका dq/dt होगा चेंज इन टेम्परेचर अपॉन RTH, और RTH होगा L अपॉन K।
क्या मोटा मोटा कहानी समझ में आया है कि क्या है? एनालॉजी क्यों करी है ये समझ में आ रही है? रेजिस्टेंस की जगह थर्मल रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी की जगह थर्मल कंडक्टिविटी, L इज L, K इज K, करंट की जगह उसको हीट करंट विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विच इज dq by dt। सारी चीज समझ में आ रही है? अभी एक प्रॉब्लम करेंगे, देन यू विल गेट एन आइडिया कि क्यों कर रहे हैं, बट आइडिया समझ में, इट इज एन एनालॉजी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। श्योर? पक्का? प्लीज राइट डाउन एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग। और ये सेम प्रॉब्लम जो मैं अब कराने वाला हूं, ये सेम करंट इलेक्ट्रिसिटी में रिपीट होंगे इन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, और वही प्रॉब्लम हम थर्मल रेजिस्टेंस के नाम पे कर रहे हैं। तो जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया जाता है तो लोगों को ये बहुत इजी लगता है, क्योंकि अभी हमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं वो 10th की नॉलेज के रिस्पेक्ट में बस केवल उतना ही बता रहा हूं, और डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी। बहुत नींद आ रही है, तेरे को पता है? अभी एक और क्लास है, तब तक तो बेहोशी हो जाएगा भाई तू। बहाना मार देना, ठीक है ना? नो नो नो, बहाना मार। किसकी क्लास है? अरे रे रे रे, फिर तो क्या होगा? पिटाई होगी फिर तो तेरी। कितने बजे सोया है तू? हाँ, अरे बोल भी नहीं पा रहा है। लास्ट मैसेज किसको करा था गुड नाइट वाला? हाँ, अरे बता दे यार, तू बताइए। लाइट ऑफ यार, ये रिकॉर्डिंग हो रही है यार मेरे हिसाब से, आई डोंट नो यार, वो शायद फिर रिकॉर्डिंग में नहीं आता, आई डोंट नो यार। ये नीचे कर दूं? अच्छा, मेरे को मैंने येलो से लिख दिया इसलिए ऐसा हो गया है, ब्लैक दिख रहा था। अभी सही दिख रहा है? बहुत छोटा कर दिया मैंने, ओके यार। अच्छा, तुम एक एक करके लिखते जाओ, फिर मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा, समझिए, मैंने बहुत छोटा कर दिया। वो कहाँ से बंद होती है वैसे? कर दूँ? और रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम, मतलब मुझे नहीं पता यार। जो लोग नहीं है एनी विच वेज दे डोंट वांट टू, तो फिर उनके लिए क्यों रिकॉर्ड करना? क्या मैं कैसे भाई चढ़ के करूँ मैं? बट लेकिन वो फिर वो होगा नहीं, मुझे लगता है पूरी तरह से ना। लाइट, अरे बंद नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड। पिकनिक का कोई मसाला नहीं दिया यार, दे देना यार। ऐसे तू तो 11 बजे सो गया था भाई, तेरे को क्या पता है? बहुत सारे रीजंस, बट यार पहली बार मिस हुआ है, पता है? पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम मिस हो गया। हर बार गया हूं मैं। हाँ, एक ट्रिप और, हाँ, आई मीन गोवा चलते हैं। कहाँ है ना, तुम लोग यहाँ पे कर लिया तुमने, जब तो वहां तो कर ही लोगे। मुझे पता चला कुछ कुछ, किसी ने तो किया है, ये पता चला मुझे, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम बता दो ना। ये भी बात सही है, बता दो ना यार। हाँ, मतलब कहीं और का है, बट है ना यार। मुझे पता चला, मेरे को क्या भाई। ओए, नोट हो गया क्या? ये नीचे वाला भी हो गया? करो भाई जल्दी, 1 मिनट यार। मतलब यार, अगर वो किसी को वो वाली चीजें अगर लिखनी हो, अगर तुम्हें पता है R1 + R2 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। जस्ट द एनालॉजी, ये वाली चीज लिख लो जो हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। बट आई होप ये पता हो गई शायद, राइट? बट यहां पे याद रखना, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो वही चीज हम यहां रिपीट करेंगे कि यार, अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम है 2 रॉड्स के बीच का, तो वो पैरेलल में है। अगर उनमें सेम करंट जा रहा है, एक के आगे एक रॉड लगी है, तो फिर वो हमारी सीरीज में होगी।
अब इस पे डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, पक्का? अच्छा, ये इसके ऑब्जर्वेशन से सारी चीज समझ में आ रही होगी। द मोर इज द एरिया, द मोर विल बी द हीट ट्रांसफर, है ना? वही सेम चीज यार, सिंपल यार, कि अगर कोई यूटेंसिल अगर गर्म है तो उस पर जब चेक करना होता है तो ऐसे टच करके हाथ उठाते, हाथ नहीं रख देते पूरा। बेसिक फंडामेंटल चीज, मोर इज द एरिया, मोर विल बी द हीट ट्रांसफर, इसीलिए हम हल्का से टच करना चाह रहे हैं। तो अच्छा, ये पता लग रहा है ना, जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वो ज्यादा हीट ट्रांसफर करेगा, और ये वाली कहानी, राइट? अच्छा, मैं एक आध दो वर्बल सवाल पूछ रहा हूं, सोच के बोलना आंसर क्या होना चाहिए। ओके, हटा दो ये सब। जब हम यूटेंसिल बनाते हैं, सपोज आई एम अ मैन्युफैक्चरर और मुझे बर्तन बनाने हैं, ठीक है, नॉर्मल सिंपल जो घर पे यूटेंसिल होता है या कोई वेसल होता है जिसमें दूध या चाय बनाने वाली कहानी है। अब मुझे मटेरियल चूज करना होगा, तो मुझे बताओ मैं किस टाइप का मटेरियल चूज करूं। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, प्लीज एक मिनट बोलना मत कुछ। सो टू मेक द यूटेंसिल व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल शुड आई चूज? हाई एस एंड हाई के एंड 4 ऑप्शन समझ जाओ। लो एस, हाई के, हाई एस, लो के एंड, प्लीज एक मिनट कुछ बोलना मत, एक मिनट जो भी रीजन देगा ना लिख के बताना। लो एस एंड लो के। अच्छा, एस क्या होता है भाई? व्हाट इज एस? हीट कैपेसिटी वाला, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल इज एस। अब मुझे अगर चूज करना है टू मेक द यूटेंसिल, यूटेंसिल कौन सी बात हो रही है? वो गर्म करने वाला। इसमें से अब हर मटीरियल, अच्छा ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती थी, ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी, मैं किस टाइप का मटेरियल चूज करूं टू मेक द यूटेंसिल्स? सोच के बोलना। अच्छा, एस क्या होता था? वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला। अब दिमाग लगाओ तुम कि क्या होगा। मैं प्लीज एक मिनट दिमाग में सोच लो कि ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, प्लीज, क्योंकि ऑब्वियसली है कुछ नहीं उसमें, बट लॉजिक बताना पड़ेगा जो भी बताना चाह रहे हैं, जल्दी। बेसिक ऑब्जर्वेशन है। कौन बताना चाहेगा या एक्सप्लेन करना चाहेगा? तुक्का मत मारना केवल। क्या बोलना चाह रहे हैं? ABCD बोलते ना, ए वाला। ओके, तेरे हिसाब से ये, ओके। कोई और कुछ बताना चाहे? पहले एक बार तुम अपने आंसर्स बता दो, ऑप्शन तुम्हें क्या लग रहे हैं, देन आई विल चेक। हाँ, बी, ओके, डी। भाई सी वाले लोग हाथ उठा दो यार। हाँ, टू, ओके, हाँ, ओके, बी। ये मतलब क्या? सब में हाँ बोल रही है तू? बी। अच्छा, पहले तो आते हैं ए पर। ए तो सबसे, हाँ बताओ क्यों? रीजन बताना जो भी तूने सोचा हो। हाँ, मुझे चाय बनानी है, जो तुम्हारे घर में गेस्ट आए हैं उनको मैं देर में चाय देना चाहूंगा कि जल्दी? पहले तो ये बता दो, जल्दी देना चाहोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। लॉजिक क्या हो सकता है दिमाग में? टाइम, हम टाइम ज्यादा लगाना चाहते हैं कि नहीं, वही सवाल है। हाँ, नहीं, अच्छा, टाइम ज्यादा किस चीज में लगेगा? थोड़ा सा प्लीज गेट इनटू द फील ऑफ द सब्जेक्ट, नहीं तो फिर से वही दिक्कत हो। हाँ, अच्छा, टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा, एक मिनट, बता, नहीं कुछ बताना। डी, हाँ, नहीं, डी किसने बताया था? हाँ, बता दे क्या रीजन लग रहा था? नहीं, हो सकता सही, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ भाई कि अभी मैं बता ही नहीं रहा हूँ कौन सा सही है। रीजन तो समझो, तुम्हारा वाले रीजन का गलती क्या है कि बेसिक पढ़ा। हाँ, खाने वाले की बात ही नहीं हो रही, इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया था। मैंने बोल दिया था कि मैं चाय बनाना चाह रहा हूँ, दूध गर्म करना चाह रहा हूँ, वो वाले यूटेंसिल की बात हो रही है जिसको हाँ, मैं बोल रहा हूँ अगर चाय बनाने के लिए। हाँ, अबे चाय जो नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि तो फिर डी होगा। तो बता, तो रीजन क्या है तेरा? अच्छा, डी रॉन्ग, तो राइट भाई। हाँ बता मैडम, बता विच वन? बी, बता रीजन बता। ओए प्लीज समझो जल्दी से। हाँ, नहीं बता ना।
जल्दी जल्दी जल्दी, है रीजन या तुक्का है या सब लोग बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं? नहीं फिर वांट टू एक्सप्लेन, बिना एक्सप्लेनेशन के देयर इज एवरीथिंग इज रॉन्ग. No specific heat capacity means it will heat up faster with no energy. It heats up faster than, Like it will use less energy and heat up. it will take less energy and heat up. Very good. फिर and why according to you it is high K? Very good. यहाँ तक बिल्कुल सही बोला है. What is the formula जिसमें S यूज होता था? वो फॉर्मूला क्या था? S जिसमें यूज होता था ms डेल्टा टी, राइट? कि अगर मुझे किसी चीज का टेम्परेचर अगर डेल्टा टी से बढ़ाना है तो मुझे इतनी हीट लगेगी. लेस एनर्जी. मैं भाई करना क्या चाहता हूं? मैं वो वेसल, मेरा पॉइंट नहीं है गर्म करने का, मेरा पॉइंट है वो जो अंदर का लिक्विड है उसको गर्म करने का मेरा पॉइंट है. मुझे जो चाय बनानी है, दूध गर्म करना है तो अंदर के लिक्विड को गर्म करना है. भाई मेरे को क्यों लेना देना? तो लो एस होना चाहिए क्योंकि इट विल टेक एस. लो का मतलब क्या है कि अगर कम एनर्जी लेके वो टेम्परेचर बढ़ा देगा. यही हम चाहते हैं भाई. टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है क्योंकि हम जो आग लगा रहे हैं वो हम पानी पे नहीं लगा रहे हैं, वेसल पे लगा रहे हैं और उससे हीट ट्रांसफर हो रही है. तो हम स्टडी क्या करना चाह रहे हैं? वो जो मटेरियल है, जो वो थिकनेस है, उसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है. तो हमारा पर्पस उसको गर्म करना नहीं है. वो गर्म हो रहा है क्योंकि वो प्रोसेस है. बट हम करना क्या चाह रहे हैं? अंदर के लिक्विड को. तो हम चाह रहे हैं भाई तुम जल्दी गर्म हो. तो अगर उसका लो एस होगा तो क्या रहे से कम हीट लेके वो गर्म हो जाएगा, इसलिए लो एस. वाई हाई के? भाई हम यही तो चाह रहे हैं भाई. हाई कंडक्टिविटी होगा तो वो हीट ट्रांसफर जल्दी जल्दी करेगा, है ना? मैंने अगर लकड़ी का वेसल बना दिया है, अगर उसकी कंडक्टिविटी कम है तो भाई तुम जीवन भर गर्म ही करते रहोगे, चाय नहीं वो बनेगी. अंतर समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रही है स्टोरी की क्या है? सोच के बोलना उल्टा सवाल. अगर तो ये हमारा था वेसल का. अब मैं पूछ रहा हूं कि जो हम हैंडल बनाना चाहते हैं, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली दो अलग अलग चीजों के बनते हैं. अब उसके ऊपर मटेरियल है, वो अलग कहानी है. नाउ इफ आई वांट टू मेक द हैंडल, उसका आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन क्या होगा? प्लीज अगेन सोच के. आजा बाहर, उठो जल्दी उठो. अबे क्यों तुम लोग सेम हरकतें क्यों नहीं? फिर से अच्छा, फिर से तेरी एक तो ये आदत कभी से. उठो जल्दी उठो भाई. तो तुम लोग अच्छा नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल ध्यान रखना, मेरी क्लास में बिल्कुल अलग बैठो, ठीक है भाई? क्यों पढ़ने लगी कहानी है. ओके क्विकली, हैंडल किस चीज का बनेगा? अगर मैं हैंडल बनाना चाह रहा हूं तो वो आउट ऑफ द फिर से गिवन ऑप्शन की क्या होना चाहिए? हाँ सी. ओके रीजन? अगर लो नहीं, पहले हाई एस के बारे में बताओ. वेरी गुड. सेम कहानी भाई. मैं यही चाह रहा हूं ना, मेरा हाथ नहीं चले. तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर हाई एस होगा तो इट विल टेक मोर हीट टू रेज द टेम्परेचर. क्योंकि मुझे गर्म बचाने के लिए क्या करना है भाई? हैंडल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं हो. तो इट विल टेक मोर हीट. अगर हैंडल है, इट विल टेक मोर हीट टू इंक्रीज द सेम टेम्परेचर. अगर उसका लो एस हुआ भाई, वो हैंडल तुरंत गर्म कर देगा. इसलिए हाई एस होना चाहिए. लो के का मतलब क्या है भाई? स्टेडी स्टेट आ गई. तो मैं चाह रहा हूं भाई हाथ नहीं जले तो कम हीट आए मेरे पास, है ना? तो अगर लो के होगा तो कम हीट ट्रांसफर करेगा पर सेकंड. अंतर समझ में आ रहा है? लिखने की लिखवाने की जरूरत है या फील समझ में आ रही है? तो अगर हमारे पास यूटेंसिल है तो ये मटेरियल यूज करूंगा, और उसी यूटेंसिल में अगर हैंडल लगाना है तो मैं ये मटेरियल यूज करूंगा. अंतर समझ में आ रहा है? इससे सब ऑब्जेक्टिव है, केवल फील है. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. नहीं अच्छा, कुछ डाउट लग रहा है? बोल बोल. दोनों चीज समझ में आई है कि क्यों हो रहा है यूज? आए प्रॉब्लम्स पे आए? श्योर. अगर लिखना है, मतलब लिखना क्या है, मतलब यू कैन अपने हिसाब से, अगर जस्ट इन केस इफ यू वांट. बढ़े आगे? श्योर. लेट्स कम टू द प्रॉब्लम्स. अब क्या क्या समझने वाली कहानी है? एक पहली बेसिक फंडामेंटल चीज है कि अगर हमारे पास एक रॉड है सिंपल, जिसकी लेंथ L है. ये मत लिखना भी, मैं प्रॉब्लम थोड़ा बेटर स्टार्ट करना चाह रहा हूं. ये है T1 और T2. चल रहा, ठीक है. क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है. तो हीट जो करंट होता है, वो हीट करंट फ्लो होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ. व्हेनेवर यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट द एरिया, सिंपलेस्ट थिंग इज जिस डायरेक्शन में तुम्हें हीट करंट फ्लो होता हुआ दिखे उसके परपेंडिकुलर उसको काटो. ठीक है, ये काटो. ये जो शेप दिखेगा इसका एरिया इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसमें कोई तकलीफ नहीं. श्योर. अगर मैं एक बहुत छोटा सा बेकार सा गरीब सा सवाल करूं, मेरे पास एक सिलेंड्रिकल चीज है जिसमें मटेरियल है बीच में केवल, ठीक है ये.
तो मटेरियल हमारे पास है केवल यहां पर, ठीक है। इस पूरी जगह का टेम्परेचर है T1, इस पूरी जगह का टेम्परेचर है T2, यहां पर है L। अगर मैं तुमसे पूछूं यहां पर dQ/dt क्या होगा, एक बस ऐसी वर्बल सवाल है, सिंपल, तो क्या होगा? मतलब नहीं, देखो हर बार हम क्या बात करना चाह रहे हैं, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है अपॉन इसका RTH। यू विल हैव टू टेल मी कि यहाँ पे RTH का काम कौन करेगा। फॉर्मूला अपने दिमाग में है L/K। L का काम कौन करेगा? हमारे सिंबल के हिसाब से L ही करेगा, ठीक है। K का काम, A का काम कौन करेगा? हाँ मतलब सॉरी, मैंने ये सपोज अगर 2R है और ये R है, फोर आर स्क्वायर पाई 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। मतलब करंट, अब करंट कैसे फ्लो होगा? जहां पे खाली मटेरियल, वहां पे तो फ्लो ही नहीं हो रहा है, वो करंट कहां फ्लो हो रहा है? केवल आउटर एरिया में। वेन एवर इन डाउट प्लीज कट इट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर काटो। कहना से ये जो पोर्शन दिखेगा ये एक एनुलर डिस्क जैसी दिखेगी, ऐसी, जिसकी रेडियस ये है, ये वाली रेडियस ये है और मटेरियल यहां पाया जाता है। तो कहना से इस चीज का एरिया क्या होगा? पाई 2R का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, राइट, है ना। तो A का काम यहां पे क्या करेगा? क्या इसमें कोई तकलीफ लग रही है? श्योर, बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट नहीं है, श्योर। अब यहां पर एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो बनते हैं वो बनते हैं R इक्विवेलेंट के या K इक्विवेलेंट के। एक ये लिख लो क्विकली, ये लिख लो। अब इसके बाद थोड़ा सा K इक्विवेलेंट के प्रॉब्लम्स पे आते हैं। राइट डाउन जल्दी से, ये जल्दी जल्दी एक छोटा सा पोर्शन तो एटलीस्ट खत्म करते हैं जहां पे हम अलग अलग चीजों का RTH या K इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करें। इधर इधर अब सवाल किस टाइप के बनते हैं? सपोज एक रॉड है जिसकी लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ये है एक मटेरियल K1 का। एक दूसरी रॉड जो यहाँ लगाई है जिसका मटेरियल है K2 का, लेंथ वापस से इसकी L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वापस से A है, ठीक है। इस जगह का टेम्परेचर T1 मेंटेन किया है, इस जगह का टेम्परेचर T2 मेंटेन किया है, ठीक है। एक बिल्कुल बेकार से प्रॉब्लम होती है कि जहां पे बोलेंगे फाइंड R इक्विवेलेंट ऑफ दिस, ठीक है। R इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, तुम्हें ये याद है कि जब हम R इक्विवेलेंट वर्ड यूज करते थे, जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमने R1 प्लस R2 या 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/, इसका मतलब वो होता था कि उन दोनों को हटाकर हम क्या एक रॉड लगाए, एग्जैक्टली बिहेव्स इन द सेम वे। यहां पर सवाल क्या किया गया है? नहीं दिख रहा है, कलर ब्लैक कर दूं तब दिख रहा है? नहीं नहीं, ये इससे भी आ रहा है। अच्छा नीचे लिखूं यार, किस जगह से नहीं आ रहा है? यहां पे सही है, ओके। जल्दी जल्दी से सुनो ध्यान से, एक मिनट। मुझे पूछा गया है, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और पूछा जाता है इस टाइप के प्रॉब्लम में, फाइंड R इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहा हूं, दैट इज वे टू इजियर। हमसे पूछा जाता है फाइंड K इक्विवेलेंट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। K इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब समझना, जब भी R इक्विवेलेंट या K इक्विवेलेंट होगा उसका मतलब ये होता है इन दोनों रॉड्स को हटाकर, ठीक है, तुम क्या एक रॉड बनाओ। समझना ध्यान से, यहां का टेम्परेचर T1 है और यहां का T2 है। जब भी इक्विवेलेंट वर्ड यूज होगा तुम्हारी ओवरऑल डायमेंशन विल नेवर चेंज। मतलब क्या? इन दोनों रॉड को हटाकर तुम क्या एक रॉड लो, पर ध्यान रखना डायमेंशनली आंखों से दिखने पर उसका साइज सेम रहना चाहिए। अगर इसका L है और इसका L है तो जो तुम इक्विवेलेंट रॉड बनाने वाले हो उसका होगा लेंथ 2L, बट एरिया 2A नहीं होगा क्योंकि उसका भी ये है, क्योंकि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ ओवरऑल थिंग्स विल रिमेन सेम, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल उसका A ही रहेगा। हमें निकालना है इसका K इक्विवेलेंट क्या होगा, सच दैट वो वहां का टेम्परेचर T1 है तो यहां का T1 होगा और यहां का T2 होगा। फाइंड K इक्विवेलेंट बोला गया है। एक बार तुम ट्राई करोगे, या पहला प्रॉब्लम मैं बताता हूं कि किस तरीके से ट्राई करना है, एक बार वो समझ लो। ये जो चीज है हमने अभी अभी पढ़ा भाई, ये एक रॉड को हम एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, दूसरी वाली जो रॉड है हम इसको भी एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और यहां का टेम्परेचर है T1, यहां का टेम्परेचर है T2। अगर मैं तुमसे इंडिपेंडेंटली पूछूं कि R1 का काम कौन करेगा, कहना से फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है, L/KA, L का बाई K1 इंटू A। अगर मैं इंडिपेंडेंटली R2 पूछूं तो इसका ये भी सही। अगर मैंने इन दोनों को हटाकर मैंने केवल एक ये बनाया
तो कहना है ये हमारे पास एक आर इक्विवेलेंट जैसा काम कर रहा है। यहां का टेम्परेचर T1 है और यहां का टेम्परेचर T2 है, और आर इक्विवेलेंट का काम हमारे लिए यहां पे क्या करेगा, एल का काम कौन करेगा, के का काम कौन करेगा, के इक्विवेलेंट जो हमको निकालना है, और ए का काम कौन करेगा। अब क्या हम जब इसको और इसको स्टडी कर रहे हैं, क्या ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई ये दोनों एग्जैक्टली सीरीज में, क्यों, क्योंकि यहां से करंट जो आ रहा होगा, हीट करंट, वो पूरा इसमें जा रहा होगा, तो वो सीरीज में दिख रहा है। कई बार लोगों को लगता है अरे आर में फॉर्मूला हमने पढ़ा है R1 + R2 होता है, वही फॉर्मूला अपने दिमाग में के में बना देते हैं कि K1 प्लस, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। आर के फॉर्मूले पढ़े हैं हमने, के नहीं। बट अब यहां पर हम ये बोल सकते हैं क्या, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2, क्योंकि R में ये फॉर्मूले वैलिड हैं, ये हमें बताए गए हैं। तो R इक्विवेलेंट का काम कौन कर रहा है, 12/K इक्विवेलेंट इंटू A। R1 R2 इंडिपेंडेंटली हमने पढ़ रखा है, L/K1A प्लस L/K2A। तो यहां से हम K इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, ये गायब, ये गायब, 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 सही है। K1 K2 यहां पे ऊपर आएगा, K1 + K2, उसको इधर मल्टीप्लाई करो, K इक्विवेलेंट इधर ले जाओ, तो K इक्विवेलेंट विल कम आउट टू बी ट्वाइस ऑफ K1 K2/K1 + K2। देखो ध्यान से भाई, यहां पे काम नहीं कर रहा है वो। अगर ये सपोज सॉल्व करने पर K1 + K2 आ जाता तो हम बोलते हैं अरे ये तो सिमिलर टाइप का आ गया और ये वर्क कर रहा है। तो R के क्योंकि फॉर्मूले पढ़े इसलिए वी आर एबल टू अप्लाई दैट, K में मत लगा देना। तो हम क्या कर रहे हैं, एनालॉजी में इसको हम एक अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बना रहे हैं, उसके बाद वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। समझ में आ रही कहानी, पक्का, श्योर, प्लीज बिल्कुल तमीज से। अब अगले 3-4 प्रॉब्लम तुम्हें सॉल्व करने हैं ऑन द बेस सेम कहानी कि फाइंड K इक्विवेलेंट ऑफ द डिफरेंट सेटअप्स। लिखो जल्दी से। हाँ जी, अगला प्रॉब्लम वही है, अगला प्रॉब्लम वही है, यही है। अगली रॉड एक दूसरे के एक के ऊपर एक है। सुन होता है ना, ये नाक में क्या हो रहा है तो बता रहा है यार, कुछ तो मसाला दे यार। ऐसे ओके यार, मेजॉरिटी लोगों का आ गया आंसर इज K1 + K2/2। कैसे एवरेज नहीं है ये हमने सॉल्व करा, एक बार मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूं। क्या दोनों रॉड सेम टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में है, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम इसकी जरूरत नहीं, बट जस्ट फॉर 1-2 प्रॉब्लम के लिए समझ लो कि ये है इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसा है। यहां का टेम्परेचर T1 T2, ये K1 नहीं लिखेंगे, यहां पे हम R1 R2 लिखेंगे, है ना। ये R1, ये R2, R1 की इंडिविजुअल वैल्यू है अपने पास L/K1A, R2 की इंडिविजुअल वैल्यू है। यार काफी लोगों का आ गया, जिसका नहीं है एक बार देखो, सो दैट वी कम टू द बेटर प्रॉब्लम्स। ये आएगा। अब हम बोल रहे हैं दोनों सेम टेम्परेचर के बीच में है, देन वी कैन से कि अच्छा इसको हम R इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, ये वाली चीज, ये भी सही। प्लीज याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायमेंशन हैज टू लुक लाइक एग्जैक्टली। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो ये दिखेगा कैसे, दोनों की लेंथ L है तो L अभी भी रहेगा, बट ये हमारे पास 2A हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका K का काम करेगा K इक्विवेलेंट। नाउ सिंस दे आर इन पैरेलल, देन R के लिए फॉर्मूला हमें बताया गया है कि ये होता है। अब दोनों जगह से देख लो कि K इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट, R का काम करता है L/K, तो L का काम कर रहा है L, K का काम कर रहा है K इक्विवेलेंट, A का काम कर रहा है यहाँ पे 2A इज इक्वल टू R1 R2 अपन ने निकाल लिया है, L/K1A L/K ये है सारी कहानी। इसको सॉल्व क्या करो, L और K कैंसिल हो रहा है, L A, तो ये आता है K1 + K2/2। सही है, पक्का। थोड़ा सा बेटर प्रॉब्लम्स पे आऊं अब। हाँ, ये एनालॉजी में जो दो वायर्स है पैरेलल वाले, वायर नहीं में रॉड है, बट हाँ उसका इक्विवेलेंट इज रेजिस्टेंस। हाँ, तो इसमें बीच में, इन दोनों के बीच में जब वो ऐसे मिडवे में होंगे, हाँ, करंट पास नहीं, हीट पास नहीं होना चाहिए ना इस एनालॉजी के साथ। यहाँ से आया हीट, कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया, तो बीच में पास नहीं होना चाहिए, तो वो दोनों बीच में मतलब, हाँ जैसे इस थोड़ा आगे गए दोनों, हाँ वहाँ पे इसका कुछ हीट होगा, इसका, हाँ तो यहाँ से हीट आया, इसको जितनी तो जब हम ये बोल रहे हैं ना, जब हम रेजिस्टेंस बनाते थे हम पोटेंशियल बोलते थे यहाँ का V1 और यहाँ, तो जब तक वायर चल रहा है तब तक पोटेंशियल सेम रहता है। ऐसे ही जब तक टेम्परेचर चल रहा है तो हम यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एनालॉजी है, एग्जैक्ट नहीं है।
यहाँ का पूरे का टेम्परेचर T1 है, तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ये पूरे का टेम्परेचर यहाँ तक T1 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा T1 है, ये T2 बोल रहा हूँ तो यहाँ तक T2 है, यहाँ तक, अनलेस अंटिल यू आर जंपिंग ऑफ द रेजिस्टर, वो पूरी चीज का टेम्परेचर सेम रहेगा। इट जस्ट एन एनालॉजी, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहता है ना, तो डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ ये वाला पार्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंडक्शन, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कंडक्शन यहाँ से यहाँ हो रहा है, बट वो T1 से T2 के बीच में है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, वो भी T1 से T2 के बीच में, इसलिए टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम, इसलिए दे आर सेड टू बी इन पैरेलल। पक्का? हाँ हाँ सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, अब मेरे पास दो सिलेंड्रिकल, सॉरी एक सिलेंड्रिकल चीज है, ये है, इसके अंदर एक दूसरी सिलेंड्रिकल चीज है, ये अब खाली नहीं है जो मैं अभी पूछ रहा था, तो समझना ध्यान से। सवाल क्या बोला गया है यहाँ पर, फिर से बोला तो वही सेम ही चीज गई है बाहर। अच्छा, तो दो मटेरियल क्या है, एक है ये वाला आउटर सिलेंडर जिसकी इनर एंड आउटर रेडियस दी गई है हमें R1 एंड R2, तो इसकी ये नहीं R ये है और दूसरी वाली 2R है। जो दूसरा इनर सिलेंडर है उसके हमारे पास, तो दो सिलेंडर कौन से हैं, ये वाले, बाहर वाले सिलेंडर का कोफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी है K1, ये है K2, लेफ्ट साइड के पूरे सरफेस का टेम्परेचर है T1, राइट साइड के पूरे सरफेस का टेम्परेचर है T2। सही है, तो मतलब एक अंदर वाला पूरा पूरा सॉलिड सिलेंडर है जो K2 का बना हुआ है, जो बाहर वाला सिलेंडर है उसकी इनर रेडियस R है और आउटर रेडियस 2R है जो K2 का बना हुआ, K1 का बना हुआ है। फाइंड K इक्विवेलेंट, ट्राई। अगर तुमने ये किया ना, मोर और लेस इससे आइडिया लग जाएगा कि वो एक अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, इससे काफी कुछ क्लियर हो जाता है। प्लीज अगर लग रहा हो, ट्राई टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट, जो मैं इतनी देर से ये इक्विवेलेंट बना रहा हूं। एक आध प्रॉब्लम क्लियर कर लो। देखो कई बार लोगों को इजीली दिखने लगता है, जिन लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी है, अगर नहीं दिख रहा है तो तुम सेपरेटली बना लो, मतलब जो भी इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, है ना, तो उससे प्रॉपर्ली दिखने लगता है। आ गया? नहीं, अच्छा आंसर नहीं है ना, एक बार आंसर निकालो पूरा। अच्छा तो बोल मत, एक बार निकालो, आंसर निकालो। फाइंड K इक्विवेलेंट ऑफ दिस थिंग। हाँ तू बता, सोच। अच्छा फिर से लॉजिक क्या याद रखना है अपने को, सीरीज में करंट सेम है या हीट करंट सेम है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, हमारे लिए यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है या हीट करंट कैसे फ्लो हो रहा है वो देखो, है ना, उसके हिसाब से डिसाइड करो सीरीज है पैरेलल है, या हो सकता है कुछ अजीब सा ही हो। ओके, इट इज राइट, ओके दिस इज गलत। फिर से बोलो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, थिंक इन टर्म्स ऑफ, अब यहाँ पे दो अलग अलग मटेरियल है, मतलब दो अलग अलग रॉड है, उन दोनों रॉड्स को हटाकर हम क्या एक रॉड लगाए सो दैट इट एग्जैक्टली बिहेव इन द सेम वे, जिसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो K इक्विवेलेंट, वो K इक्विवेलेंट निकालना है अपने को। नो या दो तीन लोगों का आंसर आया है यार अभी, प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, एक बार गिव इट अ जेन्युइन ट्राई। बहुत छोटी सी गलती कर दी तूने, तेरा आंसर आ जाता। बहुत मैथमेटिकल कुछ गलती करी है, फिजिक्स वाली कहानी तूने भी बहुत, अबे तूने तो सही, तेरी तो गणित कमजोर है। ये 4 कहाँ गया, लेफ्ट वाला, वेरी गुड। बहुत छोटी सी अजीब सी गलती है, गलत है बटन। हाँ नहीं तेरा सही है, आ गया, ऐसा कुछ नहीं, गलत। यार एक मिनट, फिर इतनी ऐसे चिल्ला चिल्ला के बता रहा था,
के में फॉर्मूला नहीं, अच्छा के में नहीं लगाया तूने, एल में ही लगाया, बट लेकिन कैसे गलत आ रहा है यार, तू फॉर्मूला ही गलत लगा रहा है बार बार। तूने फॉर्मूला देख सही रहा, हाँ बस समझा एक बार जल्दी को कोशिश कर समझाना ऐसे है ना, और तू पूछ कर। हाँ आया किसी का और आ गया सही। कुछ अजीब सा क्यों आ रहा है, किसका आया था यहाँ पे सही, किसी का आया था ना एक, किसका आया था अबे अभी किसी का यहाँ पे एक सही आया था ना, नहीं वो तो आ गया था, और यहाँ पे किसी का नहीं, दिस इज राइट। गलत। अच्छा चलो, अच्छा मैं समझा रहा हूँ एक मिनट, ओके। अच्छा पहले तो एक बार सीरीज पैरेलल वापस से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। हमने बोला है, अच्छा एक चीज होती है करंट ना, अगर उसको रास्ता मिलता है तब वो डिवाइड होता है। सपोज एक ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और मतलब यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर एक आगे एक और रेजिस्टेंस आई तो वो पूरा चला जाएगा। करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, तो पूरा चला, बट उसको यहाँ पे एक और रास्ता मिल गया तो बोलेगा भाई मैं कुछ यहाँ चला जाऊं, कुछ यहाँ चला जाऊं। अगर कुछ ये डिवीजन हो रहा है, अगर ये डिवीजन नहीं है देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज, क्योंकि उसमें करंट सेम है। पैरेलल का मतलब क्या है कि अगर दो नहीं नॉट नेसेसरली डिवाइड, वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में होनी चाहिए, है ना। अगर मैं देखूं क्या ये, अच्छा ये किस चीज से बना है, एक रॉड तो सीधी दिख रही है, दूसरी रॉड है जिसकी इनर एंड आउटर रेडियस r एंड 2r है, राइट। तो अगर मैं तुमसे बोलूं क्या ये दोनों रॉड जो है वो पूरा, ये रॉड जो है ये भी T1 और T2 के बीच में, जो बड़ी वाली रॉड है R से 2R वाली, वो भी तो T1 और T2 के बीच में है, तो इनडायरेक्टली दे आर इन पैरेलल। मतलब अगर उनका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है तो वो ऐसा दिखेगा, यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2, एक की रेडियस एक की रेजिस्टेंस को ऊपर वाले की बोल रहा हूँ R1 और इसको बोल रहा हूँ R2। ये समझ में आ रहा है पक्का? अच्छा कैन समवन टेल मी, अच्छा तू ही बता R2 की वैल्यू क्या होगी। R2 मतलब ये अंदर वाले की रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, एक चीज और, इसको ना छोटू r लिख लो, नहीं तो वो r और उसमें कंफ्यूजन ना हो जबरदस्ती। प्लीज r में रेजिस्टेंस के लिए यूज कर, इसका छोटा r और बड़ा r लिख लो, नहीं तो फिर वो बस केवल उसके लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें छोटू। हाँ ओके बताओ R2 की वैल्यू क्या होगी। L बाई के का काम K1 K2, ओके A का काम पक्का, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। दिस इज सिंपल। अंदर वाली रॉड तो सिंपल एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है। ये बताओ क्या होगा, ये थोड़ा सा गलती होती है इसमें। R1 बोलो ये वाला, एक मिनट, L बाई K1 A बताओ भाई, इसमें किसी को कोई तकलीफ भाई। जो बाहर वाली वो है वो उसकी इनर एंड आउटर रेडियस r एंड 2r है, तो कहना है उसका जो एरिया होगा वो पाई 2r का होल स्क्वायर, जो सबसे पहली चीज स्टार्टिंग में बताई थी। किसी को इसमें तकलीफ है क्या? प्लीज किसी को ये आदत तो नहीं है 2r माइनस r का होल स्क्वायर कर दो, ये भी करते हैं तो लोग, मतलब ये बहुत बार मैंने देखा, बहुत बार बता दूंगा। ओके फेयर इनफ, जो भी, मतलब जस्ट इन केस अगर किसी ने ऐसी गलती करी हो तो हमारे पास जो R1 है वो L अपॉन K 3 पाई R स्क्वायर आ रहा है। यहां तक सही है, यहां पे कोई तकलीफ नहीं। इन दोनों को हटाकर हमें एक रॉड बनानी है जिसका डायमेंशन एग्जैक्टली आंखों से दिखने पर पता नहीं चले। कैन समवन टेल मी उसका डायमेंशन क्या होगा? मतलब L का काम जो इन दोनों को हटाकर करना चाह रहा है वो L का काम क्या करेगा? L ही करेगा, ठीक है। और R का काम कौन करेगा? प्लीज समझो, वो पूरा 2R करेगा, उसको लेने ही लेना नहीं है। तो इन दोनों को हटाकर जो मैं एक नया मटेरियल लगाना चाह रहा हूं उसमें L का काम L करेगा और इसका काम सीधे 2R करेगा, और ये मेरा होगा K इक्विवेलेंट। यहां तक सही पक्का? क्या वो दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं? यस। तो इसका जो R इक्विवेलेंट बनेगा, अब मैं तीसरी चीज नहीं बना रहा हूं, वो क्या होगा? L का काम L कर रहा है, K का काम कर रहा है K इक्विवेलेंट, एंड एरिया का काम कौन करेगा? इसका स्क्वायर यार, पाई 2R का स्क्वायर, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम बोलेंगे सिंस बोथ आर इन पैरेलल
देन विल से कि अब हमारा इज्जत से फॉर्मूला लग सकता है R1 R2 वाला। तो हम बोलेंगे 1 by R equivalent इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। तो 1 by L by K equivalent इंटू 4 pi R स्क्वायर बराबर 1 by L K, यहाँ पे 1 होगा, सॉरी, है ना, K1 3 pi R स्क्वायर प्लस L अपॉन K2 पाई आर स्क्वायर। सब काटा पीटी कर दो, पाई आर स्क्वायर L, पाई आर स्क्वायर L, पाई आर स्क्वायर L, है ना। तो K इक्विवेलेंट विल कम आउट टू बी 3K1 प्लस। आ रही कहानी समझ में? पक्का? बोलो बोलो बोलो, पूछना है किसी को? श्योर? बिल्कुल इज्जत समझ में आ रहा है? अगर तुम ध्यान दोगे सारे प्रॉब्लम्स जो हमने करे हैं उसमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था ना वो सेम था। हर बार अगर तुम ध्यान दो, जब रॉड लिए, जो भी चीज लिए, हर बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था। मैं तुम्हें अगले प्रॉब्लम का एक थोड़ा सा जिस्ट दे रहा हूं, ये करेंगे हम अगली क्लास में, या यू ट्राई इट एट होम। बट पॉइंट ये है कि अब हम वेरिएबल वाली चीज पे घुसने वाले हैं। तो मैं तुम्हें क्या चाहता हूं, कहां से सेंटर ऑफ मास पे मैं आना चाह रहा हूं, अगला प्रॉब्लम एक बार समझाना चाह रहा हूं कि क्या है। इसको बोलते हैं हम ट्रंकेट कोन। प्लीज ट्राई इट आउट, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में, एससी वर्मा में दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसको बोलते हैं ट्रंकेट कोन, जिसकी एक रेडियस है r, लेट्स से एक रेडियस है 2r, उन्होंने a और b लिए। अब यहां पर तकलीफ क्या होती है, यहां का टेम्परेचर है T1 और यहां का T2 है, तो हीट ऐसे तो फ्लो हो रही है, बट एरिया, मैंने क्या बोला, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है उसको ऐसे काटो कहीं से तो मैं एरिया दिख जाएगा। अब इसमें तकलीफ क्या है, यहां एरिया अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, तो अब एरिया हो गया वेरिएबल। जब कोई चीज वेरिएबल होती है तो हमें वो करना पड़ता है जो अच्छा नहीं लगता है, विच इज। तो अब सवाल ये है कि जो तुम्हें सेंटर ऑफ मास में एलिमेंट लेना सिखाया गया है, ठीक है, तो प्लीज इज्जत से रिवाइज करके आना वो कहानी, क्योंकि अगली क्लास में जितने भी प्रॉब्लम मैं लेने वाला हूं इससे रिलेटेड, अब वो है वेरिएबल क्रॉस सेक्शन के, तो उसके लिए तुम्हें एलिमेंट समझ में आना चाहिए, और वो सेंटर ऑफ मास में डिटेल में पढ़ाया गया होगा। इवन रोटेशन अगर चालू हो गया तुम्हारा तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बताया जा रहा होगा। प्लीज 2-3 चीजें बहुत तमीज से रिवाइज करना कि हम एलिमेंट किस टाइप की चीज में कैसा कैसे एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, उससे यू विल गेट एन आइडिया कि ये वाली टाइप की चीजों को डील कैसे करना है। प्लीज वहां पे बहुत डिटेल में बताई जाती है, और ये सब जितने प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं ये सेम प्रॉब्लम रिपीट होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो अभी अगर मैंने पढ़ाया तो मैं तो कराता ही नहीं हूं दोबारा, ठीक है, अगर किसी और ने पढ़ाया तो हो सकता है फिर दोबारा तुम्हारे पास आए, इट बिकम्स मच इजियर जब सेम प्रॉब्लम आएगा। वहां पे जो ये है, यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी के है, वहां पे रेजिस्टिविटी रो बोल देंगे और सेम प्रॉब्लम रिपीट होगा। तो 2-3 चीजें क्या ध्यान रखनी है कि अगली क्लास में हम कंडक्शन ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, बट पहली चीज होगी वेरिएबल एंड देन उसके वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगे। तो प्लीज इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो सो के आना है भाई साहब, ठीक है, बहुत लोगों की जो हालतें खराब है, 7:30 बजे, अब तो 7:30 रखेंगे क्लास, ठीक है। अबे कोई तो होती होगी ना, ऐसा थोड़ा है, कोई तो एक क्लास 7:30 होती होगी तुम्हारी, तो उसमें सोते ही रहते हो क्या? अबे भाई मतलब मेरी नहीं होती, किसी की तो होती होगी। अब यही आज दूसरी क्लास, अबे मेरी क्लास होती है ना आगे, इसलिए भाई साहब तुझे भी एक मिनट। अच्छा 2-3 चीजें प्लीज, एक तो ये बिल्कुल 8 होती है 7:30 में, ये ऐसी हालत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि आधे घंटे पहले क्लास हो गई है और मतलब लोगों की बुरी हालत है ना। दूसरी चीज, आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क, रीजन इज क्योंकि तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स का सब कंप्लीट करना है, ठीक है, इसलिए मैं कोई मार्क कराने वाला काम करना ही नहीं है। सो थर्मोडायनेमिक्स इज ओवर, यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग। जो भी कुछ बचा है, एक भी सवाल अगर बचा हुआ है तो वो मार्क नहीं करा रहा हूं, तुम्हें वो सब खुद से कंप्लीट करना है। सेकेंडली प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, एससी वर्मा उठाओ, ठीक है, वंस द मॉड्यूल इज ओवर ट्राई कंप्लीटिंग थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी वाला पार्ट फ्रॉम सम बुक प्रॉपर्ली, इज्जत से, क्योंकि वो 2 जगह हेल्प कर रहा है एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट चैप्टर। हीट ट्रांसफर का काम नहीं दे रहा हूं, बेसिक प्रॉब्लम एक्चुअली कर सकते हो, बट लेट्स यू गो कंप्लीट योर थर्मोडायनेमिक्स इज्जत से। अगली क्लास में बहुत डिसेंट इनफ, कंडक्शन तो खत्म हो ही जाएगा,
है ना. सो वन पार्ट विल बी ओवर कंप्लीटली, है ना, देन विल डू द कंडक्शन वाले काम. ठीक है, चलो अलविदा.